नमस्कार, मैं प्रशांत सोनी। आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद लगातार बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बंगाल में हर तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि कहीं पे आगजनी हो रही है तो कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें भी हैं। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहे हैं। ऐसे में कहीं पे ऑफिसेज जलाए जा रहे हैं तो कहीं आम लोगों की दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसे में आपको कोरोना अपडेट दे दे, देश में 24 घंटे में 4.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं मृत्यु दर लगातार बढ़ते जा रहा है। देश में 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फटकार लगा रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कुलदीप राय। इनसे जानेंगे कि जुडिशरी का कितना बड़ा रोल है इस कोरोना महामारी में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नवभारत टुडे में। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि लगातार हम देख रहे हैं बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। कहीं पे दुकानों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है तो कहीं ऐसी खबरें भी हैं कि महिलाओं के साथ गैंग रेप तक हो रहा है। तो ऐसे में इस समय में क्या प्रेसिडेंट रूल बंगाल में नहीं लगना चाहिए? इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, हिंसा किसी भी रूप में हो, पहली बात तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो टीएमसी करे, चाहे कांग्रेस करे, किसी भी पार्टी का हिंसा का कोई टैग नहीं होता है। सिर्फ इंसानियत को खत्म करने वाली चीज होती है। और सबसे पहली बात, इस चुनाव के बाद से जो हिंसा शुरू हुआ है, अब जो रिसेंट रिपोर्ट पाया गया है, एक आईपीएस ऑफिसर का कहना है कि ये सारी फेक रिपोर्ट्स हैं, कुछ फेक वीडियोस चारों तरफ चलाए जा रहे हैं। वो पर्सनली वहां पर जाकर शायद उन्होंने सर्च भी किया, तो वहां के जो बीजेपी के लोकल लीडर हैं उन्होंने इस तरीके की कोई घटनाओं का उन्हें संधान नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि हो सकता है फेक वीडियो एक या दो चल रहे हो, कहीं ना कोई सच्चाई तो होगी। क्योंकि बंगाल में हमेशा से ये रहा है कि चुनाव के बाद हिंसा जो है वो बढ़ता रहा है। सीपीएम जीतती थी तो तृणमूल पे होता था, तृणमूल जीतती थी तो सीपीएम पे होता था। सवाल ये कि प्रेसिडेंट रूल आज के टाइम पे लगाना उचित है या नहीं है। उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि जिस सरकार को बंगाल की जनता ने वापस चुनकर इतनी भारी मतों से लाया है, आज जब वो वापस चीफ मिनिस्टर की ओथ ले ली है, तो क्या उनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन दिखाना चाहिए या नहीं चाहिए। हम प्रेसिडेंट रूल हर किसी क्षेत्र में हम संग संग नहीं ला सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी, लॉ एंड ऑर्डर पूरे स्टेट का जब एकदम बर्बाद होगा, जिसपे कंट्रोल नहीं हो सकता है, उस वक्त हम ला सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल अगर हर बार हर चीज के लिए हम लाने स्टार्ट कर दें, तो यूपी में जिस तरीके की गुंडागर्दी है, या आप कह सकते हैं यूपी में जिस तरीके लॉलेसनेस है, तो हमें यूपी में तो 12 महीना हमें फिर प्रेसिडेंट रूल के भरोसे ही चलना पड़ेगा। स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेट को पूरा करना पड़ता है। आज सवाल ममता बनर्जी से खड़ा होता है कि वो क्या कर रही हैं, क्या गैंग रेप हो रहा है, क्या वहां मारामारी हो रहा है, कत्ल हो रहा है, तो ये पहले ममता बनर्जी पहले उनको क्लियर करे। ठीक है सर, ठीक है। तो सर, आपने कहा कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो जब ममता बनर्जी वोट ले रही थी तो ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में पुलिस प्रशासन होता है जब चुनाव का दौर चल रहा हो। वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं, जब चुनाव खत्म हो जाए तो उसके बाद तुरंत स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पूरा पुलिस प्रशासन आ जाता है। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये हिंसा को रोकने की? इलेक्शन कमीशन की बनती है या स्टेट गवर्नमेंट की बनती है? बहुत अच्छा सवाल है। ये बताए, जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जब तक आप ओथ नहीं लेते हैं तब तक कोई सरकार क्रिएट नहीं होती है। जब गवर्नमेंट ही नहीं क्रिएट हुआ है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या रहती है। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्शन, जहां से वो कंट्रोल कर रहे हैं हिंसा, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाती है। तो इलेक्शन कमीशन का ही जब तक ओथ नहीं हो रहा है तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। लेकिन दुर्भाग्य, यहाँ जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है, बहुत इरेस्पॉन्सिबल रोल रहा है। माने यदि अगर आप कहें कि इलेक्शन कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द दिस वोट प्रोसीडियर अगर हम देखें, इलेक्शन की स्टार्टिंग अगर जी सर, जी हाँ सर, जी, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हाँ, जिस तरीके से वोट स्टार्ट हुआ है और वोट में एक हिंसा भी हुआ है बंगाल में, ये इलेक्शन कमीशन की टोटल ड्यूटी थी कि उस पर कंट्रोल करे, पर इलेक्शन कमीशन इस काम में फेलियर रहा है। सर, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तब से सेंट्रल फोर्सेस लगा दी गई थी।
तो ऐसे में ये देखने में आया है कि लगातार हिंसा का दौर जारी है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या टीएमसी की तरफ से। तो ऐसे क्या बड़े कदम इलेक्शन कमीशन उठा सकता था ये हिंसा रोकने के लिए, जो रोकी नहीं गई? देखिए, सेंट्रल फोर्सेस हर इलेक्शन में लगते हैं। सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोकल वहां के होते नहीं है, तो उन्हें ये भी अंदाजा नहीं रहता कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको याद होगा, जिस समय सीपीएम एकदम ऑन द वर्ज ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ जाने के लिए थी, उस वक्त जिस वक्त कांग्रेस की सरकार यहाँ यूपीए में थी और सेंट्रल फोर्सेस को जब लगाया गया था, और तृणमूल उस समय पूरे फोर्स में थी कि वो अब आ जाएंगी सरकार में, तो उस समय सेंट्रल फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। वो रोल ये था कि जितना भी हिंसा जो उस समय की जो तत्काल सरकार थी जो करने की कोशिश कर रही थी, सेंट्रल फोर्स ने विदाउट लुकिंग इनटू द मैटर वेदर वो मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर बैठ थे, उन्होंने उनको मारा पीटा और चीजों को कंट्रोल में लाया। आज के डेट में वो सारी चीजें हमारे अगर देखा जाए बंगाल में तो फेलियर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर बहुत ज्यादा कुछ किया गया सेंट्रल फोर्सेस से, किसी को खाली रेस्ट्रेन किया गया, यहाँ मत जाइए वहां मत जाइए, इस तरीके की चीजों पर खाली रोका गया है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप बात हिंसा का करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में। पॉलिटिकल पार्टीज में, जैसे इलेक्शन कमिश्नर का आपने रोल पूछा, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, सीएम हो, अगर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके प्रोवोकेटिव स्पीच देता है, तो उस चीज पर इलेक्शन कमीशन को वर्कआउट करना चाहिए, बैन करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए। लेकिन वो वहां पर एकदम शांत थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, योगी आदित्यनाथ, मालदा, अगर आप मालदा का एग्जांपल अगर आप लेंगे, मालदा में रैली के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 2 तारीख के बाद तृणमूल के जो गुंडे होंगे वो जिंदगी के भीख मांगेंगे। नो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहां लॉ एंड ऑर्डर है, कैन यू जस्ट इमेजिन कि एक सीएम जो एक ऐसी पद पे है, वो कह रहा है कि जिंदगी के भीख मांगेंगे। जिंदगी के भीख क्यों मांगेगा? अगर आपको मान लीजिए गुंडे से प्रॉब्लम है तो आप कानून का सहारा लीजिए, और कानून में कोई जिंदगी का भीख नहीं मांगता है। वहां या तो बेल मांगेगा या तो अपने अधिकार का अपने अपने न्याय मांगेगा। तो ये इस तरीके की जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, दिलीप घोष, ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अगर आप बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है बंगाल के, दिलीप घोष के अगर स्टेटमेंट अगर ध्यान से सुने तो उनके 90% स्टेटमेंट में उन्होंने एक ही बात कहा है कि एक बार हमें आ जाने दो, या तो मैं ऊपर से काट दूंगा या तो नीचे से काट दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दिस, काट दूंगा? भाई जिंदगी है, जान है, जान इतना 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 इजी चीज नहीं, कोई भी आएगा कोई भी काट के चला जाएगा। लेकिन सर, आप लगातार बीजेपी पे कह रहे हैं, लेकिन अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी भी लगातार यही बयान देती आई थी कि अगर टीएमसी जीत गई तो हम फिर बीजेपी वालों को देख लेंगे। तो ये बयान भी तो कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे पहले भी कहता हूं कि, और पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, किसी भी हिंसा का कोई भी सपोर्ट नहीं हो सकता, चाहे वो टीएमसी करे, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो बीजेपी करे, या कोई भी अन्य दल करे। हिंसा, एक बात बताएं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हो सकता है कल आप बीजेपी को सपोर्ट ना ही करें, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूं, या कल हो सकता है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करना शुरू कर दूं। एक डेमोक्रेसी में अगर मुझे ये आजादी नहीं है तो फिर ये डेमोक्रेसी कैसा? आप बताएं, यूपीए सरकार थी, इतना वोट्स यूपीए सरकार पाके उन्होंने सरकार बनाया 10 साल तक। आखिर 10 साल बाद जब बीजेपी सरकार आई तो क्या ये वोटर्स नए जन्मे हैं? नहीं, ये वही वोटर्स हैं जो अब तक यूपीए को पसंद करते थे या यूपीए को वोट देते थे। तो क्या आप जितने भी जनता है आप उनको मार देंगे? और इस तरीके की प्रोवोकेटिव स्पीच सिर्फ तृणमूल कांग्रेस से ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के जो हेड हैं उनके तरफ से भी आ रहा था। बिल्कुल। और ये प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको बताऊं, ये ह्यूमन नेचर है। एक पार्टी का आदमी जब कह के जाता है ना, वो भी खासकर आप देखेंगे कि आपके स्टेट में कोई बाहर का आकर आपको ये कह के जाए कि आपको आपकी जान की भीख मांगनी होती है, तो उस स्टेट के लोगों पे प्रोवोकेशन करता है कि वो भी फिर हिंसा में आ जाए। बट ये मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, स्पीच देते हैं और अपने घर को लौट जाते हैं। किसी बड़े नेता का आप बताइए कि मर्डर हुआ हो, किसी बड़े नेता का बताइए कि घर जलाया गया हो, किसी बड़े नेता के घर में किसी महिला के साथ अत्याचार किया गया हो, वहीं देखिए जो सपोर्टर है उनके घरों में देखिए क्या हो रहा है। और करने वाला भी कौन? वही सपोर्टर। सब एक ही लेवल के हैं, सब मिडिल क्लास के जीने वाले हैं। ठीक है सर, तो आपने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज पे दोष डाल दिया है, ये सही है कहीं ना कहीं, लेकिन क्या इस पे जिम्मेदारी कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं ले रही है, बीजेपी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? ये जो 12 मौतें हुई हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर, जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे तो? दुर्भाग्य इस देश का है कि जब बात जिम्मेदारी की आती है तो शायद यहाँ पर कोई नहीं आता सामने। क्यों? क्योंकि
मौतें हो गई, उन्होंने सपोर्ट किया। यहाँ तक कि अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो ये 12 मौत उनके लिए अब राजनीति करने का एक जरिया बन जाएगा। अब इस डेड बॉडी पे वो राजनीति करेंगे। यदि आपने कुछ करना है तो लॉ एंड ऑर्डर पे जाइए ना। आपके पास कानून का सहारा है। आपने एक बार भी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपने ट्राई किया, आप एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है तो 156(3) में गए। आप 156(3) में नहीं जा पा रहे तो आप हाईकोर्ट में जाइए रीट में, जहां पर पुलिस इन एक्शन के ऊपर आप रिट कर सकते हैं। लेकिन इस सारे चीजों को छोड़कर वो अब धरना देने बैठ रहे हैं। धरना देने क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, बट बेसिकली पता नहीं वो साथ है भी या नहीं है। वो 12 लाख जिम्मेदारी की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन एक शॉर्ट पीरियड के लिए आता है जब इलेक्शन कंडक्ट होती है। इलेक्शन कमीशन का लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उतनी पीरियड के लिए होता है जिस पीरियड में वो आते हैं। इसके बाद तो सरकार, जैसे ही वो ओथ ली एज ए सीएम, उनका सबसे पहला जिम्मेदारी था कि जिस जिस क्षेत्र से ये खबर आ रहा है वहां पर वो अपना टीम भेजे, वहां पर जांच पड़ताल करवाए, जो ऑफिसेस जलाए गए हैं उस ऑफिसेस को देखे, चाहे वो तृणमूल की हो चाहे वो बीजेपी की हो। एज ए सीएम अब आप पार्टी नहीं देख सकते, अब आपको एज ए जनता, एज ए लीडर देखना पड़ेगा। तो सर कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी ने ओथ ले ली है, तो अब क्या आने वाले दिनों में हिंसा कम होगी? क्या लगता है आपको इस पे? इसका बेहतर जवाब तो ममता बनर्जी ही दे पाएंगी, क्योंकि हम तो सिर्फ समय के साथ यही देख पाएंगे उस राज्य में और क्या क्या होना है। अगर हिंसा नहीं कम होता है तो मेरे हिसाब से उस राज्य के जिन जिन लोगों ने ममता बनर्जी को वहां पर वापस लाया, वो सब पछताएंगे, या वो सब इस समय यही फील कर रहे होंगे कि उनके साथ बिट्रेयल हुआ है। सर आपने एक वर्ड यूज किया कि अगर हिंसा कम नहीं होती है तो सर इसमें तो के आगे मैं ये जोड़ूंगा कि क्या जुडिशरी में इसमें कितना बड़ा रोल है? जुडिशरी का इसमें कितना बड़ा रोल है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले सकता है? देखिए, सारे चीजों का संज्ञान अगर सुप्रीम कोर्ट लेने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर चीज की एक एक जुरिस्डिक्शन बनी हुई है। आप कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट दो चीज होती है, या तो आप स्वयं जाइए हाई कोर्ट को बताइए प्ली डालकर, पीआईएल डालकर कि इस तरीके की चीजें हो रहे हैं, इस पे रोक लगाएं, या उनके पास सुओमोटो पावर है। ज्यादा हिंसा कहीं हो रहा है, उनके संज्ञान में आ गया तो वो उनके पास वो पावर है, सुओमोटो पावर से वो अपना जो एक्शन लेना होगा वो ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश हमारी जुडिशरी, हमें कहने में जरा सा भी हिचक नहीं हो रहा ये बात, कि हमारी जुडिशरी कभी कभी ऐसे मैटरों को जब हम लोग सामने लाते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, और फिर उनको 15 दिन बाद। सर आपका ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। कब लिया जाए और कब नहीं लिया जाए, अगर समय से ले लिया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर, क्योंकि समय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जैसे अब एक हमारे हिंदी में कहावत है, अब बचता है क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ हो ही गए, उसके बाद आप एक्शन में आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत आप कुछ कर पाएंगे। सर आपने कहा कि सब चीज हो जाए उसके बाद एक्शन में आए, तो ऐसे इलेक्शन हो गया, सब चीज हो गया, तब मद्रास हाईकोर्ट की आंखें खुली कि नहीं अब हमें इलेक्शन कमीशन को फटकार लगानी चाहिए। तब मद्रास मद्रास हाईकोर्ट जो है वो स्टेटमेंट जारी कर देता है कि आपको आपके ऊपर आपराधिक मामला लगा दिया जाएगा। तो अब ये हिंसा हो रही थी तो इसके ऊपर क्यों किसी कोर्ट ने अभी तक बयान जारी नहीं किया है? अब देखिए, कोर्टों का काम बयान जारी करना नहीं है, ये ड्यूरिंग दैट मैटर उन्होंने एक ओरल अपनी स्टेटमेंट वहां पर दिया था। वो चीजों को तो उस चीज को मीडिया ने रिपोर्ट करा था, बट कोर्ट का काम स्टेटमेंट जारी करना नहीं है, न्याय करना है। और इसमें आपको बड़ा हैरानी होगा कि कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों से जब बात कर रहा था तो मैं भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहा था और मैं खुद भी हमारे जो कलीग हैं उनको देख रहा था कि सब गुजर रहे हैं, सब डेथ हो रहे हैं, तो मैं बड़ा हम सारे दोस्त लोग बड़े परेशान थे। तो मेरे मुंह से यही निकला कि यार ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर ना मास मर्डर केस लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको कॉन्सिक्वेंसेस सारी चीजों का पता है, एंड डिस्पाइट दैट ये उस चीजों पर कार्रवाई ना करके ये इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं, इतना भीड़ एक जगह पे बुला रहे हैं। तो दोस्तों ने कहा यार होना चाहिए होना चाहिए, एंड देन वी लिटरली सेड, कुछ दिन बाद ही मद्रास हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया। तो मेरे सारे दोस्तों ने फोन किया, इनफैक्ट आप फेसबुक पे भी मेरे प्रोफाइल पे देखें, कई दोस्तों ने मुझे टैग भी किया कि अरे देखो तुमने जो कहा था वही कोर्ट ने कहा है। पर उस जब कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया तो मुझे बड़ा एक चीज का झटका लगा कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हम क्यों लायबल या रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। ये चीजें तो कोर्ट को भी पता है। कलकत्ता हाई कोर्ट में जब कलकत्ता में इलेक्शन चल रही है, मद्रास में इलेक्शन चल रहा है, यूपी में चुनाव हो रही है, तो ये सारी संज्ञाने कोर्ट के सामने कई पीआईएल के थ्रू आया भी कि इलेक्शन को रोका जाए, क्योंकि इस समय कोविड के दौरान ये चीजें सही नहीं है। उस समय कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया और कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, इलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, और इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया। आज जब 135 लोग यूपी में मारे गए हैं जो एज एन ऑफिसर वहां पर अपॉइंटेड हुए थे, कोविड के थ्रू मारे गए हैं, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट संज्ञान लेता है कि ये क्यों हुआ।
अब मैं पूछता हूं कि कोर्ट आपसे, अगर मैं पूछूं कि आपने संज्ञान अगर लिया होता समय पे और इसको रोका होता तो शायद ये नहीं होता। तो अकेले आप इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? आपको जब जुडिशियल पावर दिया गया था तो आपको भी एक्शन लेना चाहिए था। आप भी चुपचाप देख रहे हैं। अब कलकत्ता हाईकोर्ट को देख लीजिए आप, 2 तारीख के बाद से, यानी 30 तारीख के बाद से, जब 2 तारीख की इलेक्शन की काउंटिंग थी तो उन्होंने कोर्ट बंद कर दिया और इतना दिन उन्होंने कंटिन्यू कोर्ट चलाया। अब सवाल ये उठता है कि इतने कोविड के केसेस में जहां पे ट्रैकिंग नहीं हो रही है, जहां ट्रेसिंग नहीं हो रही है, आप आंख बंद करके ये मान लिए कि वहां कोविड के केसेस ही नहीं है, और जैसे ही चुनाव वहां पर हुआ आपने पार्शियल लॉकडाउन वहां पे लग गया। तो बेसिकली मैं तो ये मानता हूं कि ये सारे मिली भगत है। जुडिशियल को भी पता है, जुडिशियरी को भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है क्या कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इस समय कंफ्यूज है कि उनको क्या चाहिए। सर तो आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जुडिशरी भी जिम्मेदार है, तो पहला साल चला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं, मैं कह रहा हूँ एब्सोल्युटली जुडिशियरी बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं कहीं अच्छा। ना कहीं वर्ड ही नहीं यूज कर रहा हूँ। और जितना परसेंट इलेक्शन कमीशन की गलती है, इक्वली उतना ही जुडिशियरी की भी गलती है। सर तो कहीं ना कहीं हमने देखा पिछले साल तो सब कोरोना खत्म हो गया, लगा सबको कि सरकारों को भी लगा कि पिछले साल कोरोना खत्म हो गया, फिर इलेक्शन जारी हो गए, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान तब ले रहा है जब इलेक्शन खत्म हो गए, रुझान आ गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले एक्शन में क्यों नहीं आया जब ये इलेक्शन का दौर चालू हुआ था? तब भी तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर थी कि वो कर सकता था कुछ ना कुछ। तो कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की ये कहीं ना कहीं मिली भगत हो सकती है? सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कोई मिलीभगत नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है विल पावर। अगर किसी को सच में कुछ करना है तो उसके लिए सरकार के साथ मिलीभगत की कोई जगह ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप एक बात बताएं, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत कंटेम्प्ट इशू करा अभी, कल परसों की बात है शायद, या कल की बात है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जैसे ही कंटेम्प्ट इशू करा, उसको लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब एक पावर है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है मैंने कोई ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर को अगर आप फॉलो ना करें, विलफुल डिसोबीडियंस करें, तो मैं कंटेम्प्ट इशू कर सकता हूं। और वो कंटेम्प्ट। पावर हाई कोर्ट को दिया हुआ है। सवाल ये उठता है क्या सुप्रीम कोर्ट उस पावर में इंटरफेयर कर सकता है एट द प्राइमा फेसी स्टेज? अभी तो उन्होंने सिर्फ नोटिस इशू करी थी कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट क्यों ना लागू हो, इसका जवाब दो। अब सवाल ये होता है कि दिस इज अ मैटर बिटवीन माई ऑर्डर एंड योर डिसोबीडियंस। आप उसमें भी हस्तक्षेप कर गए। आपने बेसिकली हाईकोर्ट का वो जो पावर था, वो जगह था, उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसको करने का कोई मतलब ही नहीं है। जस्ट वेट फॉर दैट, लेट्स सी कि वो क्या कंटेम्प्ट में ऑर्डर पास कर रहे हैं। बहुत हार्श ऑर्डर पास करते हैं तो आप इंटरफेयर करिए कि भाई इस समय परिस्थिति ऐसा है कि इतना हार्श पनिशमेंट मत दीजिए, उनको काम करने दीजिए। आपने उस ऑर्डर पे भी कंटेम्प्ट पे स्टे लगाकर आप सुन रहे हैं। आज अभी चल रहा है, वो लाइव चल रहे हैं, उस पे उसके कवरेजेस हो रहे हैं। आज एक हर्षवर्धन जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, वो कहते हैं हमारे देश में किसी भी चीज की कोई आपूर्ति नहीं है, बेड भी पूरा है, ऑक्सीजन भी पूरा है। पर क्या कोई सवाल किया, कोई कोर्ट ने उनसे पूछा, जब सारी चीजों का स्टेटमेंट आपके हेल्थ मिनिस्टर, भारत के हेल्थ मिनिस्टर जब कह रहे हैं कि किसी चीज की आपूर्ति नहीं है, तो फिर ये सप्लाई पूरा क्यों नहीं हो रहा है? किसी कोर्ट ने ये सवाल करा ना, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक पूछा कि जब आपूर्ति नहीं है तो फिर बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं, आप पैसे क्यों खर्चा कर रहे हो? पर लेकिन अभी तक लेकिन लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केंद्र सरकार राज्य सरकारों को फटकार लगा रही है, तो लेकिन क्या सिर्फ फटकार से काम चल जाएगा? कोई कड़ा एक्शन अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ले पाई है? देखिए, फटकार लगाने से अगर काम हो जाता तो मुझे लगता है कि इस देश में ऐसे बहुत से अपोजिशंस हैं जो डेली सोशल साइट पर जाकर प्रधानमंत्री को गंदी से गंदी गालियां और फटकारे लगा रही है। पर फटकार से कुछ नहीं होता। जब कंटेम्प्ट का पावर आपको दिया गया है तो कंटेम्प्ट के पावर को आपको यूज करना चाहिए और समय पे यूज करना चाहिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फटकार का मतलब क्या होता है? एक कान से सुने, एक कान से आज की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज अगर आप देखें, अगर आप कंटेम्प्ट लगाते हैं तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कंटेम्प्ट लगा हुआ है। पहले कोर्ट की एक कंटेम्प्ट होती थी तो सारे ऑफिसर्स हिल जाते थे कि बाप रे बाप कंटेम्प्ट हो गया है। अब आज के डेट में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कंटेम्प्ट हुआ, क्यों? जानते हैं यहाँ से कंटेम्प्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेंगे। बिल्कुल सर, 10 दिन हो गए लगातार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फटकार लगा रही है, लेकिन कोई असर तो नजर आता नहीं है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट इस पे कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेता? उन अधिकारियों पे जो काम नहीं कर रहे हैं, सरकार के अधिकारी हो या राज्य सरकारों के अधिकारी, उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये तो सबसे बेहतर सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगा कि इतना समय आपने, तो उस पे आप उस पे कोई एक्शन लीजिए, उस पे आप क्या पॉजिटिव एक्शन। क्योंकि देखिए, मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय ये सोच रहा है कि एक तो परिस्थिति बड़ा खराब है, और यदि हम किसी को इस समय पनिश करते हैं तो उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी रहती है, होता है ना कि घर के बच्चे अगर कोई बदमाश हो और उसको मार दिया जाए तो वो कहता है आप मार ही लो फिर।
मैं नहीं करता। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये है कि अगर मैं कंटेम्प्ट इस समय जारी करता हूँ या बहुत हार्श एक्शन कुछ लेता हूँ किसी के खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा कर देंगे कि मैं नहीं करता, जो करना है कर लो। क्योंकि आप, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, किसी हॉस्पिटल में आपको कल का रिपोर्टिंग पता होगा कि वो डॉक्टर सारे पेशेंट्स को छोड़कर सारे के सारे डॉक्टर्स भाग गए। तो एट दिस स्टेज सारे हेल्पलेस हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट की इस समय मेंटेलिटी यही होगी कि अगर हम नरम से बात करके या चीजों को अगर नरम तरीके से बात करके कुछ करवाया जा सके। पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पर कड़क होना इस समय जुडिशरी का सबसे बड़ा रोल है, जो कहीं ना कहीं वो फेल हो रहा है। सर देखने में आया है कि आम और खास की जो परंपरा है हमारे देश में वो ब्रिटिश राज से चलती आ रही है। तो एक खबर आई थी कि दिल्ली सरकार ने रातों रात हाई कोर्ट के जजों के लिए 5 स्टार होटल में 100 बेड का इंतजाम कर दिया। लेकिन वही दिल्ली सरकार आम लोगों के लिए 2-3 बेड का इंतजाम भी जो अर्जेंट है वो भी नहीं कर पाती है। तो ये कहीं ना कहीं खेल नहीं लगता है आपको हाई कोर्ट का और दिल्ली सरकार का? ये कहीं ना कहीं बात हुई होगी इनकी। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, इसके साथ साथ मेरी दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपीयरेंसेस हैं। और मैं पर्सनली बताता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट के जितने भी जजेस को मैं जानता हूँ, मैं जिन जिन के यहाँ अपियर होता हूँ, इनमें से एक भी जजेस ऐसे नहीं हैं जो इस तरीके की सुविधाओं का डिमांड कभी भी सरकार से कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन हाई कोर्टों में से एक है दिल्ली हाई कोर्ट। और शायद ही कह सकते हैं, देखिए वो सरकार है, डिप्लोमेसी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं से आया होगा कि जिस तरीके से फटकार उन्हें पड़ रही है कि अगर मैं एज अ गिफ्ट के तौर पे अगर मैं ये ला देता हूं तो हो सकता है जजेस का फटकार ना पड़े। आपको याद होगा ठीक नेक्स्ट डे सारे जजेस ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस चीज को कैंसिल करवाया। तो हमारे जो दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस हैं, मैं उनको जितना मैं जानता हूं, एक जजेस भी ऐसे नहीं है कि जब परिस्थिति इस तरीके की हो तो वो जजेस अपने लिए पर्सनल सुविधाओं का वो इफेक्ट लेंगे सरकार से स्पेशली। ऐसा ऐसे कोई भी जजेस हमारे दिल्ली हाईकोर्ट में तो नहीं है। सर देखने में आया कि यूपी के पंचायत चुनाव जो है वो भी अब हो गए हैं, उनके भी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया कि नहीं चलो हो रहा है इलेक्शन तो होने दो, उसके बाद हम कोई स्टेटमेंट देंगे। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको जुडिशरी की गलती लगती है कि ये पंचायत जुडिशरी चुनाव जो है वो रोके जा सकते थे? बिल्कुल गलती है। देखिए कंसिक्वेंसेस, हर आदमी हर दिन एक प्रचार कर रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। प्रधानमंत्री का भी ये प्रचार है, प्रधानमंत्री सुबह प्रचार करते हैं, शाम को रैली करते हैं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्रधानमंत्री जब फिजिकल रैली में जाते हैं तो कोई मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब वर्चुअल मीटिंग्स पे बैठते हैं तो बिल्कुल मास्क के साथ बैठते हैं। तो ये एक तो पहली डिप्लोमेसी मुझे समझ में नहीं आती कि इसके पीछे रीजन क्या है। वर्चुअल में उनको वायरस अटैक हो सकता है और फिजिकल में नहीं। एक दूसरी, जुडिशियरी को अगर आप देखें तो जुडिशियरी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर भी रोका जा सकता था चीजों को कि आप इसको पोस्टपोन करें। अब तीसरी आती है इलेक्शन कमीशन। पहले जुडिशियल का कोई रोल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सब चीज सबका बटा हुआ है। पीपल्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1950 का, उसका सेक्शन 153 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल उनके पास, इलेक्शन कमीशन के पास पावर दिया गया है कि ऐसी कोई स्थिति अगर आ जाती है तो जिसमें उनके पास वो बिल्कुल पावर है कि वो 6 महीने तक, 6 महीने से ज्यादा नहीं, 6 महीने तक इस चीज को पोस्टपोन कर सकते हैं। और अगर लास्ट ईयर की अगर आप रिपोर्ट देखें तो 8 राज्यसभा सीटों के लिए जब चुनाव हो रहा था तो वो बिल्कुल पोस्टपोन किया गया था। तो चाहते तो 6 महीने कम से कम, मिनिमम 6 महीने के लिए एक रोक लगाकर ये चुनाव, मुझे लगता है कि कई लोगों का मदद हो सकता था। शायद आज जिस तरीके से हर गांव में कोविड या कोरोना फैला हुआ है, ये गांव पहले से बेहतर और सेफ हुआ हो सकता था, जो कि आज के डेट में नहीं है। हर गांव में इस समय बीमारी फैला हुआ है। सर हम लगातार बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे भी पूछ रहे हैं कि बीजेपी को क्या पता नहीं था केंद्र सरकार को कि दूसरी वेव आने वाली है? तो सर ऐसे में चलो सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन क्या जुडिशरी को नहीं पता था कि दूसरी वेव आने वाली है, हमें एक्शन लेना चाहिए इस पर? ये सर इस पर क्या कहेंगे आप कि जुडिशरी को नहीं पता था कि आने वाली है दूसरी वेव? मैं आपको बताऊं, दिसंबर के बाद चीजें जब थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हुई तो हम एडवोकेट्स, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स थे, सुप्रीम कोर्ट बंद था, सुप्रीम कोर्ट फिजिकल ओपनिंग नहीं चल रही थी। तो हमारे जो इस समय जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर विकास सिंह सर, उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी कि फिजिकल स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि सारे कोर्ट्स अब नॉर्मली शुरू होना चालू हो गया था, सारे स्टेट में नॉर्मल फिजिकल कोर्ट्स चालू हो रहे थे। उसमें एक हम लोगों का भी, जो यंग लॉयर्स हम लोग हैं जितने भी, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टेड यंग लॉयर्स ही हुए थे इसमें, तो यंग लॉयर्स हम लोगों ने 500 लोगों की सिग्नेचर करवाकर हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया था उस समय कि सर अब फिजिकल ओपनिंग को स्टार्ट करिए, क्योंकि सारी चीजें नॉर्मल हो रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को सेट असाइड करते हुए, हमारी रिक्वेस्ट पे कोई ध्यान न देते हुए वर्चुअल पे ही टिका रहा। मैं किसी पे सवाल नहीं उठाता हूं, बस एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इतना सब होने के बावजूद भी जब सारी चीजें फिजिकली ओपन हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट कभी भी फिजिकल ओपन नहीं हुआ, वो वर्चुअल ही चलाया। लेकिन जब बिहार का चुनाव का बारी था, जब कोरोना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज और चुनाव करवाया। तो ये दोहरी बातें क्यों? या तो उनको पता था या तो उनको नहीं पता था। अब चीजें तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अपनी जब केस आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट फिजिकल खुला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं नहीं, देयर इज कोरोना एंड वी कैन नॉट टेक रिस्क। लेकिन जब बात इलेक्शन पे आती है, 100 करोड़ की जनता पर आती है, तब सुप्रीम कोर्ट शांत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है नो नो, कोरोना कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता था कि भाई ये चीजें बाद में भी करवाया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं आज सुप्रीम हॉस्पिटल, कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। देखिए, अब खुद खुद चंद्रचूड़ सर ने, जस्टिस चंद्रचूड़ सर ने खुद कहा कि वी आर आंसरेबल टू द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। कल जब वो मामला सुन रहे थे, जब उन्होंने स्टे किया, तब उन्होंने ये बात स्वयं कहा कि वी आर आंसरेबल टू द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। हम किसी को इस तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई बराबर की होनी चाहिए। Now the question is, अगर you are responsible and you are answerable to the citizens of this country, then you should also answer कि जब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं चलाएं, आप सुप्रीम कोर्ट फिजिकल नहीं खोले इतना दिन तक, इतने रिक्वेस्ट पे, इतने आंदोलन पे, सुप्रीम कोर्ट में कभी आंदोलन नहीं होती है, इतने आंदोलन पे भी सुप्रीम कोर्ट में आपने नहीं खोला। पर आपने जब इलेक्शन रैलीज लगे उसके लिए जब पिटीशन फाइल हुआ, जब आपके आपके पास रिक्वेस्ट आया कि ये रैली इलेक्शन को विथहेल्ड कर दिया जाए, तो आपने उस चीज को नहीं समझा, आपने उस चीज को नहीं माना। आपने कहा कि नहीं नहीं, दैट शुड गो ऑन। कुलदीप जी, एक सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई थी केंद्र सरकार को लेकर कि चोरी कीजिए, डकैती डालिए, लेकिन कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन लाइए। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये सुप्रीम पावर है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या उसे शोभा देती है ये स्टेटमेंट? कहां तक ये नहीं नहीं, स्टेटमेंट अपने आप में सही है? सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट की थी। अच्छा, तो हाई कोर्ट को क्या शोभा देता है ये? नहीं, शोभा नहीं देता है। आप एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में खड़े हैं। आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जिसको शायद आप अपने दादाजी से भी पूछेंगे तो उन्होंने भी नहीं देखा होगा, कि डेड बॉडी एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रख के जिस तरीके से दिल्ली की इस समय परिस्थिति है। सिर्फ दिल्ली नहीं, आप यूपी में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लखनऊ का कंडीशन देख लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो जजेस होते हैं वो भी इंसान है। वो उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, और वो मशीन नहीं है। कहीं ना कहीं अगर ये बातें बोली होंगी तो वो इसलिए बोली होंगी क्योंकि वो जिस तरीके की जनता मर रहे हैं रास्ते पर, जिस तरीके से बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, वो शायद हो सकता है वो दर्द ना समझे हो, और वो दर्द के बेसिस पे उन्होंने ये बातें कह दिया हो। पर ये बात अशोभनीय नहीं है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, जैसे हम कहते हैं ना कि यदि आप, जैसे हम अपने पिताजी से कहते हैं कि हमें नहीं पता आप कहाँ से लाके दो, लेकिन लाके दो बस। अगर हमें किताब की जरूरत होती है, कॉपी की जरूरत होती है, और उनके पास पैसे नहीं है, तो कई बार हम लोग एज अ बच्चा हम लोग कह देते हैं उनको कि पापा हमें नहीं पता, आप कहीं से भी लाके दो, लेकिन दो। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ अ गार्डियन। तो वहां पर जुडिशरी ये बात बोल सकती है कि व्हेन यू आर अ गार्डियन, वी डोंट नो वेयर फ्रॉम यू विल मैनेज इट, यू हैव टू मैनेज इट। यू बेग इट, वी डोंट कंसिडर, यू हैव टू मैनेज इट नाउ। कुलदीप जी, जाते 14 जाते, बिल्कुल। महीने में आपको कोई कोई म्यूट है सर, आप अनम्यूट कर दीजिए। डिमांड था उनका, ऑक्सीजन का डिमांड कैसे कट गया ये समझ में आ रहा है। इतना लंबा ऑक्सीजन का जो लैक हुआ है, या इतना ज्यादा जो डिमांड बढ़ा, ये कहाँ से आ गया? और आपकी सप्लाई नहीं है ऑक्सीजन की। अब आप कहते हो कि नहीं, ऑक्सीजन तो हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन हमें फिर भी बाहर से लाना पड़ रहा है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है मीडिया में कई झूठे खबर भी हो, मैं उसको सच नहीं बता, मैं पर्सनल आपको बताता हूँ। हमारे मित्र हैं, उनके चाचा जी, उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिला कहीं पे। वो तड़प तड़प के गाड़ी में मर गए। वो दोपहर 12 बजे से लेके रात को 2 बजे तक वो SpO2 48 49 ऐसे कंडीशन में, और उनका बेटा उनको गोद में लिए, गाड़ी में उनका सर गोद में रखे खाली देख रहा है, हेल्पलेस है। मैं आपको यूपी कानपुर की खबर बता रहा हूँ। सर, स्थिति तो कहीं ना कहीं बहुत भयावह है, डराने वाली है। तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बस फटकार ही लगाती रहेगी, या जुडिशरी कुछ आगे भी प्लान कर रही है इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए? कुछ और भी प्लान सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं? बिल्कुल, मैं ऐसा कहूंगा, जहां पूरा अंधेरा था वहां एक दीप जला है।
शायद एक आशा की किरण आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फटकार भी नहीं पड़ रहा था। तो कहते हैं जिस बच्चे को बहुत ज्यादा पैम्पर्ड किया जाता है वो बहुत बर्बाद बच्चा हो जाता है घर का। तो कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं कि इतनी फटकार देखने के बाद हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने में कोई सुधार लाए, या जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, एक ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, हो सकता है उस ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सुधार आए। क्योंकि यूपी सरकार भी आप देख लीजिए, अगर कोई किसी प्रकार से कोई मदद मांग ले रहा है सोशल साइट पे तो वो एफआईआर दर्ज हो जा रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने संग संग संज्ञान लिया इस पर, और जिस तरीके का उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट वी विल लाई, डायरेक्ट कंटेम्प्ट हर स्टेट के लिए उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉलेसनेस को रोकने के लिए अब कोर्ट जो है थोड़ा सा तत्परता अपना दिखा रहा है। तो ये हमारे लिए एक आप कह सकते हैं कि अंधेरे में एक दीप के बराबर है, कुछ किरण हमें दिखा है, और हमें एक पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए कि शायद कुछ अच्छा हो आने वाले समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, हमसे बात करने के लिए, नवभारत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।